हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ये आपकी ऑडिटिंग का टॉपिक है। ओके, ऑडिटिंग्स पेपर आपका जो है उसका टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट मीन्स जब आप फाइनल अकाउंट्स अपने प्रिपेयर कर लेते हैं उसके बाद आप वेरिफिकेशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, उसके बाद ही आप उनका वैल्यूएशन करते हैं। ओके, तो कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, किन बातों को हम कंसीडर करते हैं, किन फैक्टर्स को, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट है वेरिफिकेशन। ओके, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन्स क्या होता है जनरली। देखो, हमने वाउचिंग में किया था। वाउचिंग में क्या होता है, डॉक्यूमेंट के बेस पर चेक करते हैं कि सही एंट्री की गई है अकाउंट्स में या नहीं की गई है। ओके, जो एंट्री है उसका कोई एविडेंस है या नहीं, दैट्स कॉल्ड वाउचिंग। और वेरिफिकेशन में क्या होता है, वेरिफिकेशन में चेक करता है ऑडिटर कि वो एसेट्स जो भी मेंशन की गई है वो रियल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। सपोज़ कि अगर बैलेंस शीट में मेंशन किया है 20,000 स्टॉक, ओके, 20,000 क्वांटिटी स्टॉक मेंशन किया है, तो ऑडिटर जो है फिजिकली वेरीफाई करेगा कि 20,000 क्वांटिटी है भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना स्टॉक या नहीं। सिमिलरली अगर बिजनेस ने मेंशन किया है कि उसके पास 5 मशीनरी है, तो ऑडिटर जो है वो फिज़िकली जाके ऑर्गेनाइजेशन में चेक करेगा कि 5 मशीन्स एग्जिस्ट भी है या नहीं, और अगर हैं 5 मशीन तो सेम उसका फिर ऑनर कौन है, किसके नेम से है आपकी मशीनरी, बिजनेस के नेम से है या क्लाइंट के नेम से है या ऑनर के नेम से है, किसके नेम से, ये भी चेक करेगा। ओके, ऑनरशिप। सो दैट्स कॉल्ड वेरिफिकेशन। ओके, आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा वाउचिंग और वेरिफिकेशन में। ओके, वाउचिंग में जस्ट क्या करते हैं, चेक करते हैं कि एंट्री सेम है, जो हमारे पास एविडेंस है वही या नहीं। ओके, जबकि वेरिफिकेशन में क्या है, फिजिकल चेकिंग होता है एक तरीके से आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन। सो फर्स्ट है मीनिंग। Verification means the procedure normally carried out at the year end. Okay, हमने किया, कब करते हैं वेरिफिकेशन, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है आपका 31 मार्च को, मीन्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, to confirm the ownership, valuation and exist of item that the balance sheet date. Okay, ये चेक करने के लिए कि जो भी आपने एसेट्स लायबिलिटीज़ मेंशन की हैं वो सही बिजनेस की ऑनरशिप है उस पर, या किसी क्लाइंट की है, या ऑनर की है, या बिजनेस की किसके नेम से, ये चेक करना। ओके, इन सिंपल वर्ड वेरिफिकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रूथ और कन्फर्मेशन। ओके, ट्रूथ बताना कि सही है, उतना ही एग्जिस्ट करता है बिजनेस में जितना मेंशन किया गया है बैलेंस शीट में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन गिवन बाय स्पेंसर एंड पेजलर। ओके, क्या डेफिनेशन दिया है स्पेंसर ने, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजीशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चेंज ऑन द एसेट्स। ओके, हर एक चीज़ चेकआउट करना, वेरीफाई करना कि जो एसेट्स है वो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू कितना है, प्लस उसकी ऑनरशिप क्या है, किसके पास है ऑनरशिप, ओके, किसके नेम से है वो पर्टिकुलर एसेट्स, और वो एग्जिस्ट भी करती है बिजनेस में है भी या नहीं, ये देखना, उसका पोजीशन बिजनेस के पास है या नहीं, कंट्रोल या किसी और के पास है, ये सब चेक करना ही आपका एक जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं दैट्स कॉल्ड वेरिफिकेशन। फाइन, देन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूएशन। ओके, वैल्यूएशन एज द नेम सजेस्ट क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, वेरियस एसेट्स एंड वेरियस लायबिलिटीज़, हर एक का हम वैल्यूएशन यहाँ पर स्टडी करेंगे। प्रोसीजर क्या होना चाहिए आपका, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, आपकी फ्लोटिंग एसेट्स हो, या लायबिलिटीज़ हो। लायबिलिटीज़ भी आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स एंड ऑल, तो उन सब का कैसे वैल्यूएशन करना है एंड वैल्यूएशन मेथड्स क्या हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन एंड डेफिनेशन। सो मीनिंग,
वैल्यूएशन मीन्स टू सेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी मतलब उसकी क्या वैल्यू है बिजनेस के लिए, ओके, कितनी इम्पोर्टेंस है, उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। वैल्यूएशन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी डे ऑडिट। इट इज़ बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट डिपेंड्स अपॉन द हाउ करेक्टली द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज़ बीन मेड। ओके, कैसे आपने वैल्यूएशन किया है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो आपने बैलेंस शीट में शो की है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी एसेट्स की वैल्यू होती है वही तो बिज़नेस की वैल्यू मानी जाती है ना। मीन्स आप जो भी आपका टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा उसने में ही अगर आप सेल आउट करेंगे मार्केट में तो ही वही आपका क्या है, बिज़नेस की वैल्यू मानी जाती है। ओके, तो इसलिए ज़रूरी है ये चेकआउट करना, ये कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना कि कितना वैल्यू है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का एक्चुअली। ओके, both over valuation or under valuation of assets and liability would exhibit strong picture of the financial assets of the concern। बिल्कुल आपको पता है कि अगर ओवर वैल्यूएशन दिखा रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी का तो वो भी रॉन्ग है, और अगर अंडर वैल्यूएशन है तो वो भी रॉन्ग है। इसलिए ऑडिटर को चेक करना होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ओके, सो ऑडिटर हैज़ टू सी द एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट हैज़ बीन एग्जिबिटिंग देयर प्रॉपर वैल्यू, नीदर दे हैव ओवर नॉट दी अंडर वैल्यूड। ओके, अब क्या क्या मेथड्स होते हैं आपके वैल्यूएशन के। सो हियर आर वेरियस मेथड्स, हम डिस्कस करेंगे सबको। फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस मेथड। ओके, कॉस्ट प्राइस मतलब कि परचेज प्राइस मीन्स कोई भी आपने एक पर्टिकुलर एसेट जो है उसे कितने में एक्विजिट किया है, ओके, कितने में आपको वो मिली है। ओके, और इसमें क्या है आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आ जाता है, मीन्स परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस और इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ओके, चलिए देखते हैं। प्राइस विच इज़ पेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स इज नोन एज कॉस्ट प्राइस ऑफ द कोर्स एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स एंड इट्स इंस्टॉलेशन इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, क्योंकि एक एसेट्स को जब तक आप यूज़ नहीं करने लग जाते हैं तब तक उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होता है वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। मीन्स आप बोलते हैं ना, जैसे आपने कोई भी अगर रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया है तो उसको आप शॉप से अपने घर तक लाएंगे तो उसका कैरेज एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। फिर अगर सपोज उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मैकेनिक को बुलाएंगे, उसको सही कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे, तो वो सब जो एक्सपेंसेस हैं आप उसकी कॉस्ट में ही तो ऐड कर देंगे ना। तभी तो आप बोलते हैं कि ये मतलब इतने का हमें पड़ गया, इतने का कितने का पड़ गया, जितना आपने एक्सपेंसेस किए हैं उनको भी ऐड ऑन करने के बाद। ओके, सो सेम हियर है, कोई भी एक बिज़नेस की एसेट्स की वैल्यू भी वही मानी जाती है जो उसको बिज़नेस तक लाने में, उसको बिज़नेस में इंस्टॉल करने में। ओके, और प्लस कॉस्ट प्राइस होता है इन सबको ऐड ऑन करके। फाइन, देन सेकेंड मेथड है फॉर द वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू एज द नेम सजेस्ट कि मीन्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर एसेट्स की मार्केट में क्या वैल्यू है। ओके, मीन्स अगर आप मार्केट में उसको परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो कितने में अवेलेबल है, दैट्स कॉल्ड मार्केट वैल्यू। तो उस प्राइस पर भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द एसेट्स। फाइन, देन थर्ड है आपका रिप्लेसमेंट वैल्यू एज द नेम सजेस्ट। रिप्लेसमेंट मीन्स कि अगर आपके पास ये एसेट्स है, अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं किसी न्यू एसेट्स के साथ तो कितना आपको देना पड़ेगा वैल्यू। ओके, तो दैट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो उसके बेसिस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर एसेट्स कैन बी रिप्लेस्ड। द एसेट सच एज कमीशन, फ्रेड एक्सेट्रा इज इंक्लूड इन सच वैल्यू। वो तो है ही, क्योंकि आप एसेट्स अगर कोई भी परचेज़ करेंगे न्यू तो अगेन आपको ब्रोकरेज कमीशन देना होगा अगर आप ब्रोकर के थ्रू परचेज़ कर रहे हैं, या फिर आपको फ्रेड भी देना पड़ेगा, मीन्स उसको अपने बिजनेस तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं वो। फाइन, नेक्स्ट है आपका बुक वैल्यू मैथड। ओके, एज द नेम सजेस्ट, बुक वैल्यू मीन्स कि आपने जिस भी वैल्यू पर अपने बैलेंस शीट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है किसी पर्टिकुलर एसेट्स को, दैट कॉल्ड बुक वैल्यू। तो जनरली बुक वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, वही होता है ना बुक वैल्यू जो कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद होता है। ओके, सो लेट्स सी वैल्यूएशन एट विच an assets appear in the books of account is known as the book value. It is usually the cost less depreciation return so far. Okay, depreciation minus करने के बाद। देन है नेक्स्ट मेथड आपका फिफ्थ, गोइंग कंसर्न वैल्यू मेथड और कन्वेंशनल वैल्यू, टोकन वैल्यू और हिस्टोरिकल वैल्यू। जनरली हमने पढ़ा है ना, एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होता है भैया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का,
कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट भी है। तो इसके बेसिस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हिस्टोरिकल आपको पता है, जिस प्राइस पर हम एसेट्स को परचेज करते हैं वो प्राइस रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ना कि जो मार्केट प्राइस है। ओके, गोइंग कंसर्न कि बिजनेस की जो वैल्यू है, सो एसेट्स की जो वैल्यू है उसको उसके लाइफ में डिवाइड कर देते हैं ना, इस तरीके से एलोकेट कर देते हैं उसकी कॉस्ट को, ताकि वो जितने भी उसके यूज़फुल लाइफ है उसमें राइट ऑफ हो जाए। ओके, जैसे आपने कोई भी एसेट परचेज़ किया, अगर सपोज 5 लाख की परचेज़ की है, तो उसका अगर लाइफ जो है वो यूज़फुल लाइफ 5 ईयर है, तो 1 ईयर में आप कितना राइट ऑफ करेंगे उसको? 1 लाख रुपी। ओके, सो दैट्स कॉल्ड गोइंग कंसर्न कि आप उसको उतने लाइफ टाइम में ख़त्म कर देंगे, उसकी वैल्यू ज़ीरो कर देंगे जितना उसका यूज़फुल लाइफ है। मीन्स उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी, इट इज़ एन इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट लेस रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। ओके, ईयरली आप 1 लाख रुपीज़ कम करते जाएंगे, आफ्टर द एंड ऑफ द 5 ईयर वो ज़ीरो हो जाएगी। No notice is taken of any fluctuation in the price of assets. Reason of this that these assets are required for the use of the business, not for the sale. Okay, मार्केट जो प्राइस है एसेट्स का उस पर कोई ध्यान नहीं देते, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, बिकॉज आपका जो मेन पर्पज़ है एसेट्स को परचेज करने का वो उसे रीसेल करना नहीं है, बल्कि क्या है, उसको यूज़ करना है, बिजनेस में रखना है, उससे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है आपकी। फाइन, इसलिए देन नेक्स्ट मेथड रेजिडुअल वैल्यू। ओके, रेजिडुअल वैल्यू मतलब कि एसेट्स को अगर आप सेल करते हैं मार्केट में, सिर्फ सेल करते हैं, तो वो कितने में सेल आउट होगी, दैट्स कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू। ओके, रिलाइजेबल वैल्यू आल्सो कॉल्ड। ओके, अ वैल्यू विच इज़ रिलाइजेबल इन द मार्केट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट इज नोन एज रिलाइजेबल वैल्यू। फाइन, द नेक्स्ट 7 मेथड है आपका स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप पता है आपको, एसेट जो है उसकी यूज़फुल लाइफ होने के बाद, एंड होने के बाद जितना भी उसको जो स्क्रैप बचा है उसको सेल करेंगे तो कितना आपको रिसीव होगा, दैट्स कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। तो उसके बेसिस पर रिकॉर्ड करना भी आपका क्या है, स्क्रैप वैल्यूएशन मेथड है। ओके, देन है डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स। ओके, मीन्स प्रोसीजर हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर होगा वेरियस एसेट्स के लिए। एक पर्टिकुलर एसेट्स को अगर वेरीफाई करना है तो क्या पॉइंट हमें कंसिडर करने होंगे ऑडिटर को, हमें मीन्स ऑडिटर को, और सिमिलरली अगर उसका वैल्यूएशन करना है तो क्या पॉइंट कंसिडर करने होंगे एक ऑडिटर को। ओके, सो लेट्स सी, फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस वी डिवाइड द एसेट्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, आपको पता है एसेट्स होती हैं 3 टाइप्स की एसेट्स हैं यहाँ पर, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता है जो विजिबल नहीं है, फिक्स एसेट्स भी आपको पता है, फ्लोटिंग एसेट्स। ओके, फ्लोटिंग एसेट्स ऑल्सो कॉल्ड लिक्विडिटी एसेट। ओके, लिक्विड एसेट्स मतलब ये नियर टू कैश होता है, इनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के साथ ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईदर दे आर अवेलेबल इन द कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, जैसे आपका कैश इन हैंड है वो तो कैश में ही है, कैश एट बैंक है उसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। BR है बिल रिसीवेबल, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो ना, आप कभी भी डिमांड कर सकते हो उसे पेमेंट करने के लिए, या मैच्योरिटी डेट पर तो वो हो ही जाएगा। सेम स्टॉक इन ट्रेड, आपके पास फिनिश गुड्स है, उसको जैसे ही सेल करोगे वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड सन्ड्री लेटर्स एटसेट्रा। तो ये सब क्या है आपके फ्लोटिंग एसेट। फ्लोटिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही लिक्विड एसेट्स होते हैं जिनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत ही विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और एक और होते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, उसके बाद अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देके बताऊंगी। फाइन, देन है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, सो आपने पढ़ा है आपने फर्स्ट क्या है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हैं, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो इनका कैसे हम वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे वैल्यूएशन करेंगे, वही हम स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट है गुडविल। वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ये देखना होगा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो गुडविल है वो बिज़नेस ने खुद जनरेट की है या परचेज़ की है, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ वही गुडविल नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो परचेज़ की गई हो, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का तो क्या वैल्यू होगा हमें नहीं पता होता है, नहीं डिसाइड कर सकते, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। ओके, बट अगर परचेज़ वैल्यू, जैसे आप किसी बिज़नेस को परचेज़ करते हैं तो अब गुडविल का कैसे पता चलता है कि हमने कितना अमाउंट दिया है,
क्योंकि वो तो इनविजिबल है, पता नहीं है उसका वैल्यू कैसे सब। तो जितना भी आपका एसेट्स की वैल्यू होती है, बिजनेस की जो वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा जो हम पे करते हैं ना अगर किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए, तो दैट एक्स्ट्रा वैल्यू कॉल्ड और कंसिडर एज ए गुडविल पेमेंट। ओके, तो अगर आपने ऐसा पेमेंट करा है कोई बिजनेस को तो वो गुडविल आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, और अगर नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ओके, ये प्रोसीजर है आपका कंपनी के केस में। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप में तो पता है आपको, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होता है कि कोई भी न्यू पार्टनर जो है अगर आता है तो वो कितना कितना अमाउंट लेकर आता है गुडविल के लिए। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको कितना दिया जाएगा एज ए गुडविल, तो उसमें देखना पड़ेगा आपको मीन्स ऑडिटर को कि पार्टनरशिप डीड क्या है। फाइन। देन है आपका नेक्स्ट वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कैसे करेंगे, मीन्स वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे गुडविल की। तो गुडविल के लिए आपको पता है गुडविल की क्या, जैसे आपकी जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो क्या इंटेंजिबल एसेट्स पर भी डेप्रिसिएशन लगता है? ओके, ऑफकोर्स लगता है। सो आपको पता है वो वर्ड्स क्या है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन द इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स को जो हम डेप्रिशिएट करते हैं ना उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो वर्ड क्या होता है वो भी आपको मुझे बताएंगे कमेंट करके, या फिर आप सर्च करेंगे क्या होता है वर्ड और मुझे बताएंगे। ओके, आई होप कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, द गुडविल जो क्या है, जैसे आप टेंजिबल एसेट्स पे एनुअली डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं उसको तो, लेकिन जो इंटेंजिबल को राइट ऑफ करता है एनुअली उसके लिए एक वर्ड है, वो क्या है वो आपको बताना है कमेंट करके। ओके, सो सेम यही यहाँ पर कॉस्ट माइनस वैल्यू रिटर्न ऑफ एनुअली। देन पेटेंट्स है आपका सेकंड इंटेंजिबल एसेट्स, तो उसके लिए क्या चेक करेगा आपका ऑडिटर, चेक करेगा कि जो सर्टिफिकेट है वो किस नेम से ग्रांटेड है और कितने टाइम के लिए है। ऑफ कोर्स लेना पड़ता है पेटेंट राइट, तो ऑनर ने अगर लिया है, बिजनेसमैन ने, क्लाइंट ने, तो कब लिया है और कितने टाइम के लिए उसको दिया गया है, और वो उसी क्लाइंट की नेम से है या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस को दी गई है या नहीं, ये सब देखेगा वेरिफिकेशन के लिए। अब वैल्यूएशन कैसे करेगा, सेम जैसे आपका गुडविल का वैल्यूएशन है, वैल्यू ऑफ गुडविल मीन्स वैल्यू ऑफ पेटेंट माइनस रिटर्न ऑफ। ओके, रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे हैं एनुअली वो, और गुडविल पेटेंट जो है आपका वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो जाता है कितने टाइम में, 16 ईयर्स में। ओके, अगर आपको टाइम नहीं दिया है ना तो वो ऑटोमेटिकली 16 ईयर्स में उसका टाइम जो है वो लैप्स हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा आपको। ओके, मीन्स मोर देन 16 ईयर्स कोई भी पेटेंट वर्क नहीं कर सकता। Okay, so patent must evaluate the cost less depreciation. The patent should be written off in a period of 16 years, which the right automatically lapse unless the term is extended. Okay, चाहे आपका एग्रीमेंट हो 16 ईयर से ज़्यादा का तो भी वो 16 ईयर में कैंसिल हो जाएगा, आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। फाइन। देन है कॉपीराइट्स पता है आपको कौन देता है और किसको देता है? जनरली जो आपका ऑथर होता है ना वो पब्लिशर को देता है कॉपीराइट, कि आप मेरी जो बुक्स है उसको पब्लिश कर सकते हो, और उसके लिए उसको पब्लिशर को क्या देता है, रॉयल्टी देता है। ओके, सो अब उसका कैसे वेरिफिकेशन करना है एंड वैल्यूएशन करना है, तो ऑडिटर क्या चेक करेगा इसके लिए, जो भी एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन दी पब्लिशर एंड दी ऑथर। ओके, उसमें तो पता चलेगा कि कितने टाइम के लिए दिया गया है और कितना उसको उसके लिए रॉयल्टी पे करना है पब्लिशर को टू दी ऑथर। ओके, देन है आपका वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कैसे करेगा एक ऑडिटर इसका कॉपीराइट का? सो कॉपीराइट की जो वैल्यू है वो कोई मतलब स्टेबल नहीं होती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, और दिस डिपेंड करता है कि ऑथर और पब्लिशर दोनों ने क्या डिसाइड किया है। Okay, let's see. So generally the value of the copyright is not stable because copyright lost their value by passage of time. Suppose कि ऑथर ने उसको बोला कि 1 ईयर तक, ओके 1 ईयर तक आप पब्लिश कर सकते हो मेरी बुक, तो जैसे जैसे आपका मंथ स्पेंड होता जाएगा तो वो 1 ईयर कम होता जाएगा ना, मीन्स आपका जो कॉपीराइट है वो उसकी वैल्यू जो है वो लॉस होती जाएगी। इन द बैलेंस शीट कॉपीराइट मस्ट बी शोन एट द कॉस्ट लेस amount written off from time to time, means cost minus depreciation charge on the copyright. Okay, सपोज जैसे आपका 1 लाख रुपीज़ का कॉपीराइट है आपका 1 ईयर का, तो एनुअली मंथली कितना चार्ज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग माइनस करते रहेंगे डेप्रिसिएशन। फाइन। देन नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स आपका ट्रेडमार्क। एज द नेम सजेस्ट, ट्रेड मीन्स बिजनेस, मार्क मीन्स साइन, तो बिजनेस का एक साइन होता है जो कि उसको कहाँ से लेना होता है या रजिस्टर करवाना होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस से। तो ये सब वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा ऑडिटर?
Trademark can be verified examining the assignment deed or duly endorsed by the office of the registrar of the trademarks. ओके, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ने जो भी कंडीशन, जो भी डीड की है क्लाइंट के साथ में, उसके थ्रू चेक कर सकता है ऑडिटर. और इन केस दे हैव परचेज from the others, the auditor should vouch the expenditure incurred in the connection with their acquisition, like registration fees, payment made to the designer. Okay, लेकिन अगर सपोज कि उसने बनवाया है कोई भी ट्रेडमार्क, अपना यूनिक ट्रेडमार्क डिज़ाइनर से, तो फिर कितना उसको फिर रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, अपने साइन का अप्रूव करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस से, तो कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करा है या कितनी पेमेंट करी है डिज़ाइनर को वो बनाने के लिए, वो सब चेक करेगा ऑडिटर. फाइन फॉर द वेरिफिकेशन. बट अगर वैल्यूएशन करना हो इसी का तो कैसे करेगा, उसके लिए वही है सेम मेथड कि आपका ट्रेडमार्क की जो वैल्यू कितना है उस माइनस रिटर्न ऑफ एनुअली जितना उसको राइट ऑफ करेंगे. ओके, हर एक जो एसेट्स है वो राइट ऑफ जरूर होती है, मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज़रूर लगता है. फाइन, सो दीज ऑल आर द इंटेंजिबल एसेट्स. नाउ नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स, ऑल्सो कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स. ओके, सो फर्स्ट है आपका फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, फ्री होल्ड लैंड आपको पता है जनरली अगर सिर्फ लैंड है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है कभी भी. आप ये बात याद रखना, कौन सी एसेट्स ऐसे एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है. सो दैट इज़ फ्री होल्ड लैंड. ओके, सिर्फ लैंड पड़ा हुआ है खाली तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता. बट इफ़ द लैंड इज़ अटैच विद द बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग है अगर किसी लैंड के ऊपर तो फिर वो डेप्रिशिएबल होगा. फाइन. So auditor should examine the title deed to ensure that they are in the name of client. Any addition for the sale purchase during the year should be carefully examined. तो क्या वेरीफाई करेगा ऑडिटर, यही कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है किसके नेम से है, और अगर कोई भी एडिशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा परचेज की गई ड्यूरिंग द ईयर या फिर सेल किया गया है कोई पार्ट, तो वो भी चेक करेगा किसको किया गया है, कितने अमाउंट में किया गया है, ये सब देखेगा ऑडिटर. देन वैल्यूएशन करना है अगर फ्री होल्ड एंड लैंड बिल्डिंग का, सो कैसे करेंगे, वही जैसे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो आप करते हैं एनुअली डेप्रिशिएट करते हैं एट फिक्स रेट से, एक पर्टिकुलर रेट से, वो करना है आपको. और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें क्या क्या ऐड करते हैं आप, परचेज प्राइस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद अगर आपने कोई ब्रोकरेज कमीशन दिया है, रजिस्टर करवाया है उसको, लीगल एक्सपेंसेस, कैरेज एक्सपेंसेस, फ्रेड एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे. उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन करके आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की. फाइन, ये तो था फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग के लिए. नाउ नेक्स्ट लैंड के लिए. ओके, देन है बिल्डिंग के लिए. बिल्डिंग का तो पता है आपको, बिल्डिंग शुड ऑलवेज बी वैल्यू एट द कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एट द रीजनेबल रेट. ओके, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन जो भी रेट है उसको चार्ज करने का. ओके, एक्चुअली द मार्केट रियलाइज वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग keep on fluctuating, therefore it should be taken into account while valuing the buildings. Okay, so चेंज होती रहती है, बट हमें क्या है उसकी परचेज प्राइस लेना है, कॉस्ट प्राइस लेना है, उसके ऊपर एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. फॉर ऑल द फिक्स एसेट्स हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर द वैल्यूएशन. फाइन. देन है लीज होल्ड प्रॉपर्टी. लीज होल्ड प्रॉपर्टी पता है आपको कौन सी है, जो लीज पर लेते हैं. लीज पता है आपको, एक एग्रीमेंट होता है रेंट पर लेने का, और लीज जो है वो फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है, रेंट जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है. जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, तो वो शॉप्स जो है जनरली उनकी नहीं होती हैं, उन्होंने जो भी ऑनर होता है उनसे लीज पर ली होती हैं, और ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जनरली 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स ऐसे टाइम के लिए लेते हैं. ओके, सो उसके लिए क्या चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन के लिए एग्रीमेंट. एग्रीमेंट कौन सा, लीज एग्रीमेंट. किस बात के लिए, कि कितने टाइम के लिए किया गया है लीज एग्रीमेंट, और कितने अमाउंट्स पर किया गया, मतलब कितना रेंट या लीज अमाउंट पे करना पड़ेगा क्लाइंट को. ओके, तो ऑडिटर यही चेक करेगा फॉर रिगार्डिंग दी लीज प्रॉपर्टी. सेकंड, वैल्यूएशन के लिए क्या करेंगे, वैल्यूएशन वही है उसकी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो भी रेट है उसके अकॉर्डिंग. ओके, और जो डेप्रिसिएशन है आपको पता है इस ऐसे चार्ज करते हैं ताकि जो भी उसका लीज पीरियड है, लीज ड्यूरेशन है, उसमें उसकी जो अमाउंट है वो राइट ऑफ हो जाए. ओके, देन है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी है यू नो, सो प्लांट एंड मशीनरी के लिए वही, अगर परचेज़ किया है आपने तो क्लाइंट के नेम से है या नहीं, ये सब चेक करेगा ऑडिटर, कितने में परचेज़ किया गया है. एंड वैल्यूएशन के लिए सेम प्रोसेस, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. फाइन. देन है फ्लोटिंग एसेट्स. फ्लोटिंग एसेट्स ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स, बहुत कुछ बोलते हैं इनको, तो ये सारे नेम आपको सिनोनिम्स याद रखने हैं इसके.
ऑफलोडिंग एसेट्स क्यों, ये बहुत विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ओके, शॉर्ट पीरियड नहीं, वेरी शॉर्ट पीरियड में इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके रिगार्डिंग क्या प्रोसेस है वेरिफिकेशन वैल्यूएशन के लिए? सपोज जैसे कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड को कैसे वेरीफाई करेगा ऑडिटर, कैसे करेगा? कैश को काउंट करके करेगा ऑफकोर्स, कि बैलेंस शीट में अगर लिखा है उन्होंने 10 लाख रुपीज़, तो ऑफकोर्स वो काउंट करेगा ना 10 लाख रुपीज़ है भी या नहीं। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है आपका? इसके लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? कि अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस हो कोई, तो उसको चेक करने के लिए, या फिर कैश बुक को भी चेक कर सकता है ऑडिटर, पासबुक को भी चेक कर सकता है, प्लस जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया है बिजनेस ने उसको भी चेकआउट कर सकता है। फाइन। देन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड पता है आपको, जो स्टॉक होता है बिजनेस में, तो उसको कैसे चेक करेगा? फिजिकली चेक करेगा ऑडिटर, जाके बिजनेस में देखेगा कि जितनी क्वांटिटी का मेंशन किया गया है बैलेंस शीट में उतनी क्वांटिटी है भी बिजनेस में या नहीं, चाहे वो किसी भी मोड में हो, आपका एज ए रॉ मटेरियल हो, एज ए वर्क इन प्रोग्रेस हो, या एज ए फिनिश गुड्स हो, ओके, सबका वेरीफाई करेगा ऑडिटर। फाइन। देन है वैल्यूएशन, तो अब इन सब स्टॉक जो है उसको कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा? जनरली जो है आपके स्टॉक वैल्यूएशन के लिए एक मेथड फॉलो करते हैं, मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस उस पर रिकॉर्ड किया जाता है, ओके, जनरली ये रूल है। लेकिन अगेन उसका जो है कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं, ओके, मीन्स कॉस्ट प्राइस जितने में परचेज़ किया है एक बिजनेस ने स्टॉक को, वो और उसका मार्केट प्राइस क्या है, उन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब जो कॉस्ट प्राइस है उसको कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? सो फर्स्ट है आपका यूनिट कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ओके, आपने ये सब पढ़े हैं आपने सेकेंड ईयर में। तो ये सब मेथड क्या होते हैं, इन सबको यूज़ करते हैं ना स्टॉक वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये यूज़ कर सकता है ऑडिटर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फाइन। देन द नेक्स्ट एसेट्स इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि बिजनेस ने किसी अंदर बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसके लिए क्या चेक करेगा ऑडिटर? क्या इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है उसको चेक करेगा ना, किसके नेम से इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है कंपनी को, ये भी देखेगा। अगर किसी ब्रोकरेज के थ्रू परचेज किया था तो उस ब्रोकरेज के साथ भी एग्रीमेंट किया होगा बिजनेस ने, तो उसको भी चेकआउट कर सकता है। भाई, तो ये सब चीज़ें चेक करेगा आपका एक ऑडिटर फॉर द वेरिफिकेशन। Okay, auditor should verify the amount of interest, dividend as have already been declared before the date of balance sheet should be taken into accounts and outstanding ones. Okay, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या डेप्रिसिएशन, क्या डिविडेंड रेट है, और प्लस उसमें से कितना दे दिया है कंपनी को, मिल गया है, कितना अभी भी बाकी है रिसीव करना कंपनी को, एंड ऑल ये सब चेक करेगा। फाइन। देन उसके बाद वैल्यूएशन कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट का? तो सेम कैसे करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल वैल्यू प्लस कि उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको रिसीव होता है, वो दोनों का ऐड ऑन करके, माइनस कि अगर बिजनेस ने कोई भी ब्रोकरेज एक्सपेंसेस किए हैं, स्टैम्प ड्यूटी की है, ओके, या रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किए हैं, तो उन सबको माइनस करने के बाद। ओके, बट इफ़ द इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फॉर द करंट एसेट्स, ओके, मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट जो है आपका टू टाइप्स का होता है, एक तो फॉर लॉन्ग पीरियड होता है एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो अगर लॉन्ग पीरियड क्या है, मतलब फिक्स एसेट्स हो, फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का हमने ये प्रोसीजर किया है। नाउ दी अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए विद इन अ ईयर है, तो करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? करंट एसेट का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से विच एवर इज लेस, उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो ऑडिटर क्या है, वो सब सिचुएशन देखेगा कि उस पर्टिकुलर डेट को मार्केट प्राइस क्या है उस इन्वेस्टमेंट की और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, और ताकि उनमें से जो विच एवर लेस है उसको फाइंड आउट किया जा सके, डिटरमाइन किया जा सके। फाइन। देन लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग वेरिफिकेशन क्या है? लायबिलिटीज़ में फर्स्ट है आपका कैपिटल। ओके, कैपिटल पता है आपको क्या होता है? जो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर होता है इन द बिजनेस। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होता है कि कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। बट इन केस ऑफ कंपनी
कंपनी के केस में कहाँ पर मेंशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका एक क्लॉज होता है ना, कैपिटल क्लॉज, वहाँ पर मेंशन होता है कि कंपनी का कितना कैपिटल होगा, कितना कैपिटल मतलब कितना उसका अथराइज कैपिटल होगा, कितना उसका इशूड कैपिटल होगा, सब्सक्रिप्शन एंड ऑल, ये सब मेंशन होता है। तो ऑडिटर जो है उसके MOA को चेकआउट करेगा इन केस ऑफ कंपनी, और इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और जो पार्टनरशिप डीड है उसको चेक करेगा। पासबुक है या पार्टनरशिप फर्म की कैश बुक है, उसको चेक करके पता लगा सकता है कि कंपनी का कितना कैपिटल है। फाइन। देन है डिवेंचर्स। आपको पता है डिवेंचर्स क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन, बट ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है डिवेंचर, जो कि परचेज करते हैं आउटसाइडर। तो इसके लिए क्या क्या चेक करेगा आपका ऑडिटर। ऑडिटर शुड नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल वेरीफाइंग द डेप्रिसिएशन। ये गलत लिखा है यहाँ पर, आपको डिवेंचर्स कर लेना है। ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये आपका डेप्रिसिएशन नहीं है, डिवेंचर्स होना चाहिए। फाइन। देन है क्या रिगार्डिंग है इसके पॉइंट्स। फर्स्ट, डिवेंचर ट्रस्ट डीड मीन्स डिवेंचर्स और कंपनी के बीच में एक डीड होती है ना, मतलब जो डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसको चेक करेगा आपका ऑडिटर। सिमिलरली उस डिवेंचर होल्डर का नेम चेक करेगा कि किसने परचेज किया है, कौन कौन कंपनी का डिवेंचर होल्डर है, वही है ना जो लिस्ट कंपनी ने प्रोवाइड किया है, कोई आउटसाइडर है। Since debentures are supposed to be redeemed, auditor should see the arrangement for the redemption. Okay, अगर सपोज की डिवेंचर की जो है मेच्योरिटी डेट आ गई है, रिडीम करना है उनको, तो क्या कंपनी ने उसके लिए अरेंजमेंट किया है, मतलब कितना DRR बनाया है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनाना पड़ता है ना, तो वो कंपनी ने बना रखा है या नहीं, कितना डाला है उसमें क्या। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि DRR जो है एटलीस्ट कितना % हो जाना चाहिए बिफोर रिडीम ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स। फाइन। अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे ना तो आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, तो आंसर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सब क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो क्या आंसर है उनका। फाइन। देन डिवेंचर्स में भी इशूड एट पार और प्रीमियम, किसी पर भी इशू कर सकते हैं, एट पार प्रीमियम। डिस्काउंट पर तो ऑफकोर्स कोई भी नहीं लेगा, सो पार या प्रीमियम किसी पर हो सकते हैं। ऑडिटर शुड सी द डिटेल गिवन इन द रजिस्ट्रार ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज, मतलब कि डिवेंचर अगर सिक्योर डिवेंचर है तो उनके अगेंस्ट क्या एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखा गया है, वो भी चेक करेगा ऑडिटर। फाइन। देन है क्रेडिटर्स। आपको पता है क्रेडिटर क्यों अराइज होते हैं, बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर क्या चेक करेगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। ओके, स्केड्यूल ऑफ क्रेडिटर की कौन कौन क्रेडिटर्स है और उनको कितना पे करना है। फाइन। फिर परचेज देखेगा कि बिजनेस में कितना परचेज हुआ है, कितने का बिल बना है, कितना क्रेडिट इनवॉइस है, ओरिजिनल एंट्री इनवॉइस है एंड ऑल। और फिर ये भी चेक करेगा कि अगर डिस्काउंट दिया है सपोज किसी क्रेडिटर को, या किसी क्रेडिटर नहीं करता है ना डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो कितना है वो भी चेक करेगा ऑडिटर। ओके, क्योंकि हो सकता है कि जो बिज़नेस है उसको तो डिस्काउंट मिला हो और उसने अपने बिजनेस में फुल पेमेंट दिखा रखा है, तो इन सब फ्रॉड को ट्रैक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ही ऑडिटर ये सब चेकिंग करता है। फाइन। Then similarly, if any debt is found unpaid for the longer period of time, any inquiry should be made, since it is possible that instead of paying the creditor, the amount might have been misappropriated. Okay, अगर suppose कि बहुत टाइम से अकाउंट्स में कुछ भी अनपेड दिखा रखा है, ओके, आउटस्टैंडिंग है बहुत लॉन्ग पीरियड से, जबकि क्या है एक्चुअल में हो सकता है उसके लिए पेमेंट कर दिया गया हो, और वो ऐसे आउटस्टैंडिंग इसलिए दिखाया है ताकि उसको कोई भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश यूज़ कर लिया है। ओके, और ये शो कर रखा है कि हमारे पास कैश नहीं है बिजनेस में, इसलिए नहीं पेमेंट हो पा रही है, और हो सकता है कि जो उसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर लिया। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटर को चेक करना ज़रूरी है ये पॉइंट्स। फाइन। देन है लोन भी सेम डिवेंचर्स की तरह ही होते हैं, क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं। अब लोन लिया है तो ऑफकोर्स लोन एग्रीमेंट हुआ होगा पूरा आपका बैंक के साथ, और फिर उसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितने का लोन लिया गया है, क्या टर्म ऑफ पेमेंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, ये सब चेकआउट करना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस। ओके, कोई भी एक्सपेंसेस है उनकी अगर पेमेंट नहीं की गई है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो चेक करेगा ऑडिटर कि जो सर्टिफिकेट है, मतलब आउटस्टैंडिंग के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि परमिशन देना पड़ता है कि जैसे आपने पेमेंट करना था एम्प्लॉयज़ को, नहीं कर पाए पेमेंट, तो उसके लिए उनको कुछ देंगे ना एविडेंस कि हम आपको नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। Means auditor should obtain a certificate from a responsible officer of the company stating that all the outstanding liabilities for expenses incurred have been brought into account. Okay, इस बात का सर्टिफिकेट लेता है कि उनकी नॉलेज में ही ये आउटस्टैंडिंग है,
ऐसा नहीं है कि उसकी नॉलेज में तो पेमेंट हो चुकी है लेकिन फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो आउटस्टैंडिंग शो कर रखे हैं, तो ऐसा नहीं हो। इसी बात की क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, कंफर्मेशन लेने के लिए वो सर्टिफिकेट लेगा फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ओके, सो क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हो सकते हैं आपके आउटस्टैंडिंग, लाइक सैलरीज जो है, लीगल एक्सपेंसेस है, रेंट, वेजेस, ऑडिट फी एक्सेट्रा, सब हो सकते हैं। देन ये आपका रिजर्व फंड, हर एक बिजनेस को कुछ रिजर्व्स बनाने होते हैं ना, ताकि अपने फ्यूचर में जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होने वाले हैं उनको सेटल डाउन कर सके, उनसे ओवरकम हो सके। So auditor should examine, verify whether the decision to create a fund is detected by the needs and circumstances of the business and relevant legal provision, and check the relevant entries in the books of account. Check the entries passed for the purpose of in profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, मतलब बिजनेस जो ऑडिटर है वो चेक करेगा क्या जो फंड बनाया गया है, जो रिजर्व बनाया गया है, वो बिज़नेस की नीड के अकॉर्डिंग है, उसको रिक्वायरमेंट थी तभी बनाया है, या उसने इसलिए बनाया है ताकि हमें एज ए डिविडेंड ना पेमेंट करना पड़े शेयर होल्डर्स को। ओके, हमें एज ए इंटरेस्ट ना पेमेंट करना पड़े डिवेंचर होल्डर को। ओके, तो वो देखेगा पर्पस और नीड बिजनेस में थी या नहीं, और फिर उसके लिए लीगल प्रोविजंस फॉलो करे गए हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब जितना बनना चाहिए उतना परसेंट बनाया है या नहीं, ये सब भी चेक करेगा। और आपको पता है रिजर्व फंड जो है वो किस अकाउंट से बनता है, आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ओके, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन करने को ही रिजर्व बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब पता है आपको, यूज़ करना, बेटर तरीके से यूज़ करना, कैसे आप यूज़ करें। आपको पता है कि ट्रेडिंग से क्या है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, और आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उससे आप नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं। फिर उस नेट प्रॉफिट को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे एलोकेट कर रहे हैं, दैट्स मेंशन इन दी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो उसको चेक करेगा क्योंकि उसमें उसके थ्रू ही रिजर्व बनाते हैं। आपको पता है, और रिजर्व बनाने से पहले कंपनी को क्या है, अपना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना मैंडेटरी होता है। ओके, अगर ये पेमेंट कर देता है तो उसके बाद ही बना सकते हैं। ऑल्दो कि वो डिविडेंड जो है या इंटरेस्ट पेमेंट ऑन कैपिटल है वो बाद में भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या लोन तो कंपनी को पहले देना होता है, बिकॉज वो क्या होता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं ना वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब है कि बिजनेस को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन उसे पेमेंट करना ही होता है। फाइन, सो बट जो रिजर्व है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको पता है किसी भी पर्सन, अगर बिजनेस को किसी कोई भी एडवांस पेमेंट है, आपको पता है ना, प्रीपेड जो होते हैं, रेंट है, प्रीपेड रेंट है, सैलरी है, प्रीपेड इंटरेस्ट है, प्रीपेड है, तो वो सब क्या होता है, बिजनेस की लायबिलिटीज़ ही होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर यही देखेगा कि जो लिस्ट है क्या क्या उसको रिसीव हुआ है एज ए एडवांस, क्या क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। ओके, ये देखेगा, उसकी लिस्ट लेगा, उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया गया है ना, ये भी चेक करेगा। ओके, ऑडिटर क्या चेक करेगा रिगार्डिंग द एडवांस, क्या क्या एडवांस होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं एक्सेट्रा। ओके, तो वही क्लियरली चेकआउट करेगा कितना है आपका ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। फाइन, सो ये प्रोसीजर था आपका रिगार्डिंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का कैसे वेरिफिकेशन करना है एंड वैल्यूएशन करना है। नाउ डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, जो ऑल दी 3 कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किए हैं। वाउचिंग का हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप पहले उसे देख लें। देन वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का तो हमने अभी इसी वीडियो में किया है। तो चलिए डिफरेंस करते हैं तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट है मीनिंग। ओके, मीनिंग क्या होता है। Vouching is the process of comparing the entries in the books of account with the bona fide vouchers. Vouching क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ कोर्स, लेकिन किस बात का प्रोसेस है, एंट्रीज जो की गई हैं उनको वेरीफाई करना, उनको कंपेयर करना, किस बेसिस पर, वाउचर्स के बेसिस पर। फाइन, वाउचर्स के बेसिस पर वेरीफाई करना या कंपेयर करना एंट्री को, दैट्स कॉल्ड वाउचिंग। फाइन, देन वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, वेरिफिकेशन में जो ऑडिटर है वो फिजिकली चेक करता है, प्लस एविडेंस के थ्रू ये चेक कर, फिजिकली क्या चेक करता है कि वो एग्जिस्ट है बिजनेस में या नहीं। जैसे मैंने बताया कि मशीनरी अगर बोला है 10 मशीन है बिजनेस के पास, तो वो 10 मशीन एक्चुअल में एग्जिस्ट है बिजनेस में या नहीं, वो चेक करेगा फिजिकली आपको ऑडिटर। प्लस ये भी देखेगा कि वो जो 10 मशीन्स हैं वो क्या सभी बिजनेस के नेम से हैं या किसी अदर पर्सन के नेम से हैं। ओके, सो क्या चेक करता है, एग्जिस्टेंस चेक करता है वेरिफिकेशन में, ऑनरशिप चेक करता है, टाइटल टू द एसेट्स ये चेक करता है। फाइन,
देन है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में तो एज द नेम सजेस्ट वैल्यूएशन करता है, वैल्यू डिटरमाइन करता है। किसकी वैल्यू डिटरमाइन करता है? वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की। ओके, ये जो तीनों प्रोसेस हैं वो सेम, सॉरी वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए है, जबकि वाउचिंग आपका जो है वो एंट्रीज़ का किया जाता है। एंट्रीज़ तो सारी किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी एक्सपेंसेस से, इनकम से, एसेट्स से, लायबिलिटीज़ से। फाइन। देन सेकंड डिफरेंस, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या क्या चेक आउट किया जाता है। सो वाउचिंग इज मेड ऑफ द एंट्रीज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड देयर पोस्टिंग इन द लेजर में। जैसे मैंने बताया, एंट्रीज़ का वाउचिंग किया जाता है कि उनको सही तरीके से जर्नल में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, सही तरीके से उनकी लेजर पोस्टिंग हुई है या नहीं। और वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में मेंशन कर रखी हैं वो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर वो है भी एक्चुअल में या नहीं, फिजिकली वेरीफाई किया जाता है। ओके, वैल्यूएशन में भी सेम किया जाता है कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू देखी जाती है, कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू रूल, वही है जो अकॉर्डिंग टू रूल आनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डिफरेंट है। फाइन। देन है बाय हुम, कौन करता है आपका वाउचिंग? तीनों ही, आपका जो ऑडिटर है और उसका जो स्टाफ है वो करता है। ओके, सो वाउचिंग इज डन बाय द सीनियर ऑडिटर एंड ऑडिट क्लर्क। और वेरिफिकेशन भी ऑडिटर खुद करता है या उसका असिस्टेंट जो एसोसिएट पर्सन है वो करते हैं। सेम आपका वैल्यूएशन भी ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज एसोसिएट पर्सन। फाइन। अब कब किया जाता है आपका ये प्रोसेस? वाउचिंग इज डन आफ्टर द एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मीन्स कि एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद वाउचिंग क्या है, वो एंट्री आपने सारी एंट्री कर ली, उसके बाद जो ऑडिटर है वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर तभी तो उनको चेकआउट करेगा। ओके, देन वेरिफिकेशन कब किया जाता है? जब कि आपके फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके बाद। ओके, एंड वैल्यूएशन भी सेम। वैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन द फाइनल अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर्ड। दोनों वेरिफिकेशन वैल्यूएशन जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। देन एविडेंस, क्या एविडेंस के बेसिस पर किया जाता है? सो वाउचर्स, जो वाउचिंग है आपका वो तो वाउचर्स के बेसिस पर किया जाता है। वेरिफिकेशन जो है एविडेंस के बेस पर करते हैं। क्या एविडेंस? टाइटल डीड। टाइटल डीड मतलब जो ऑनरशिप है वो किसके नेम से है और रिसिप्ट जो पेमेंट की गई है एसेट्स के लिए वो किसके नेम से की गई है, उसके बेसिस पर करते हैं। एंड वैल्यूएशन में डिपेंड करता है कि जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है ऑनर या डायरेक्टर या बिजनेस, उसके बेसिस पर एसेट्स का वैल्यूएशन किया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर दी डिफरेंस बिटवीन आपका वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगी है, आपको तो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।